सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में है। इस कौम के लिए 25 करोड़ अवाम के लिए एक वक्त वो भी था जब सुप्रीम कोर्ट पे एक मुश्किल वक्त था, और हमें याद है हमारा लीडर निकला और एक आज़ाद अदलिया की जद्दोजहद लड़ी, जेल में भी गए उसी लिए। और उसके बाद मुझे वो दिन भी याद है 2012 का, 8 से 12 साल पहले, जब हमने शराए दस्तूर पे पूरे पाकिस्तान से लोग एक आज़ाद अदलिया की सपोर्ट के लिए लेके आए। क्यों? इसलिए कि हमें ये पता है कि पाकिस्तान के अवाम की बका और इस मुल्क की बका और सलामती की जमानत एक आज़ाद अदलिया है। इसलिए हम आज सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर हैं, इस तवक्को और इस उम्मीद के साथ कि जो हमारे साथ जुल्म हुआ है पिछले बहुत सारे अरसे से, ये सिर्फ एक साल की बात नहीं, ये एक तवील जद्दोजहद की बात है। तहरीक इंसाफ क्या है? तहरीक इंसाफ क्या है? यहां सियासी जमातें तो थी, तहरीक इंसाफ क्यों बनी? सियासी जमातें तो थी, तहरीक की जरूरत क्यों आई? तहरीक की जरूरत इसलिए आई कि एक स्टेटस को था, एक जमूत था, सरदार वडेरे ताकतवर लोग, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, खानदानी सियासतदान पाकिस्तान की सियासत के संगासन पे बराजमान थे, जिसमें आम लोग, प्रोफेशनल लोग, वकील, एजुकेटेड लोग, प्रोफेसर्स, टीचर्स, आम बिजनेसमैन, आम मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोगों को ये दरवाजे खुलते नहीं थे। हम जैसे मिडिल क्लास का आदमी वकील बन सकता था, सीएसएस कर सकता था, आर्मी में जा सकता था, हर जगह जा सकता है। नहीं जा सकता था तो इक़्तिदार, क्योंकि वहां ये वो जगह है जहां उन लोगों ने कब्जा जमाया। तो तहरीक इंसाफ तो एक रिएक्शन है, ये तो पाकिस्तानी अवाम की एक आवाज है कि नहीं, हमें ये निजाम कबूल नहीं है, हम चेंज चाहते हैं, हम तब्दीली चाहते हैं। इसलिए एक गैर सियासी आदमी जो सिस्टम का आदमी नहीं था उस पर एतमाद किया, और वो आदमी फिर पाकिस्तान का एक ऐसा लीडर बना कि पहले लोग मजाक उड़ाते थे कि एक तांगा पार्टी है, इसके पास लोग नहीं है, लेकिन खान साहब ने साबित किया कि अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। और फिर वो शख्स जो 97 में हारा, लोगों ने देखा कि वो मर्द मोमिन, मर्द मैदान, जो कभी कप्तान था सिर्फ क्रिकेट टीम का, अब पूरी कौम का और पूरी उम्मत का कप्तान बनने जा रहा है, उस रास्ते पे कि जिस पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके सिफात सालार आजम हैं। और इमरान खान ने हमेशा ये बात की कि अगर आप तरक्की चाहते हैं, अगर आप सही मानों में अपना उरूज चाहते हैं, तो आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पे जाना होगा। तो 97 में हारा हुआ शख्स एक वक्त ऐसा आया कि मुल्क का वजीर आजम बना, उस बिल्डिंग में बैठा, कश्मीर में हमारा वजीर आजम, गिलगित बल्तिस्तान में हमारा वजीर आला, खैबर पख्तूनख्वा में हमारा वजीर आला, पंजाब में हमारा वजीर आला, सदर तहरीक इंसाफ का, और सिंध में अपोजिशन लीडर भी हमारा, और बलोचिस्तान में वजीर आला हमारा, हमारी हुकूमत। क्यों किया गया? क्यों किया गया इस अवामी तहरीक के साथ? ये क्यों किया गया? ये तो अवाम पाकिस्तान ने अपने बचाव के लिए तहरीक इंसाफ के इस आंगन में पनाह ली थी। आपने जो 9 अप्रैल की रात हमारे साथ किया, ये हमारे साथ नहीं था। मैं अगर अकेला उधर खड़ा था, मैं इसलिए नहीं खड़ा था कि मैंने कोई पॉइंट प्रूव करना था, मैं इसलिए खड़ा था कि उस 25 करोड़ का नुमाइंदा इमरान खान डायरी लेके जब वो घर गए हैं, तो इमरान खान का मौक़िफ़ उस ऐवान में आना चाहिए। क्यों पाकिस्तान की एक जनरल पॉलिटिकल मूवमेंट को अमरीकी ईमा पे फारिग किया गया? अगर इस मुल्क में कोई सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, आज नहीं तो कल वो वक्त आएगा कि उस रात की इन्वेस्टिगेशन हो कि आखिर क्यों अमरीकी ईमा पे ये मुल्क, यहां की एक चलती फलती फूलती हुकूमत को फारिग किया गया, एक लीडर जिस पे पूरी कौम का एतमाद था। अगर वो ठीक नहीं था, अगर वो कामयाब नहीं था, अगर उसकी सियासत ठीक नहीं थी, तो 1.25 साल बाद अवाम उसको फारिग कर देती। लेकिन आपने क्यों शब खून मारा? मैं ये समझता हूं कि वो तो हमेशा ही पाकिस्तान के खिलाफ करते रहे। यहां जिन लोगों ने ये कंधा दिया, आज अपने आप को जमहूरियत के चैंपियन कहते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि इस पुतली तमाशे को बंद करें। आज यहां ये केस चल रहा है कि क्या हमें हमारी रिजर्व सीट्स मिलनी चाहिए कि नहीं। मेरा तो मुकदमा दूसरा है, रिजर्व सीट्स तो हैं ही हमारी रिजर्व सीट्स आप किसी और को कैसे दे सकते हैं? कैसे दे सकते हैं? ये मेरे बदन पे मेरा कोट है, या ये मेरा है या ये किसी का नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि आप मेरी चीज किसी और को दे दें? आप ये फैसला करें कि मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, किसी और को कैसे? लेकिन असल तो मुकदमा यह है कि इलेक्शन से पहले पाकिस्तान की आवाम के चेहरे से उनके चेहरे से वो रोशनी खींच ली गई जब आपने एक सबसे बड़ी जमात से उसका इंतखाबी निशान छीना,
مت بھولیے کہ اس سے کچھ عرصہ پہلے آپ نے اس جماعت کو توڑا، مت بھولیے کہ اس سے کچھ عرصہ پہلے ایک ایک شخص کو اٹھایا گیا، اغوا کیا گیا، تھرٹ کیا گیا، بچوں کی دھمکیاں، کاروبار بند کرنے کی دھمکیاں، گھر توڑے گئے۔ کیا سب کی آنکھیں بند ہیں؟ کیا یہ نظر نہیں آتا کہ پچھلے سال سوا سال میں تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا پاکستانی عوام کی، ان کی خواہش کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ اس کا تو پھر مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں مقبولیت معنی نہیں رکھتی، خدا نخواستہ قبولیت اہم چیز ہے۔ تو اگر یہ ہے تو پھر اس جمہوریت کا یہ جو سارا ہم نے یہ بازار لگایا ہوا ہے، اس کو بند کر دیں، پھر بند کر دیں۔ اگر عوام کی مرضی سے آپ نے حکومتیں نہیں بنانی اور عوام کی مرضی کو اس ملک پہ لاگو نہیں کرنا، تو پھر یہ 40 ارب روپے کے الیکشن کے یہ نقصانات کیوں ہم کر رہے ہیں؟ یہ کیوں خرچے کر رہے ہیں؟ آج الیکشن کمیشن سے یہ سوال کرنے میں ہم حق بجانب ہیں کہ آپ نے تحریک انصاف سے اس کا جب انتخابی نشان چھینا، آپ نے اس ملک کے عوام سے ان کا بنیادی حق چھینا۔ اس لیے ہم آج سپریم کورٹ میں ہیں، ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہم سے انصاف ہوگا، ہمیں ہمارا حق ملے گا۔ عمران خان صاحب نے جو سب سے بڑا کام ہے وہ کر گیا ہے، وہ اس قوم کا اس کی آنکھیں کھول گیا ہے۔ جو پردے پڑے ہوئے تھے سب کچھ صاف سامنے نظر آ رہا ہے۔ اب جیلی ناروں داؤں سے بات نہیں بنے گی، اب عملی کام کرنا پڑے گا۔ یہ قوم اس ملک کو بہتر کرنا چاہتی ہے، لیکن جب آپ اس لیڈر کو اندر کر دیں جس کے لیے قوم کھڑی ہے، تو پھر آپ بناوٹی لیڈرشپ سے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، سن 47 سے آج تک جب بھی آپ نے ڈرائنگ روم میں لیڈر بنایا وہ کچھ نہیں کر سکا، وہ پاکستان کو ڈبو گیا، کبھی توڑوا گیا، کبھی کچھ کر گیا، کبھی کچھ کر گیا۔ ہاں، وہ لیڈر جو پاکستان کے کھیت کھلیانوں میں غریبوں کے ان کے ڈیروں سے، کھڑے سے، نائی کی دکان سے، ایک چائے کے ہوٹل سے، وہاں سے جو رائے بنتی ہے اور وہاں سے پھر جس آدمی کے لیے عوام بسم اللہ پڑھتے ہیں اس پہ اللہ کی برکت آتی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں عمران خان صاحب کو اڈیالہ سے نکالیے، اسیران کو نکالیے، یہ جو بچیاں آپ نے جیل میں ڈالی ہوئی ہیں اس قوم کی بیٹیاں ہیں، وہ ماں ہماری ماں ہے ڈاکٹر یاسمین۔ آپ اعجاز چودھری کو نکالیے، پرانا سیاسی ورکر ہے۔ آپ نے جو کل کیا کہ 2 بار کے وزیر خارجہ کے ہاتھ میں ہتھکڑی آپ نے لگائی، میرے تو ہاتھ میں چلو لگائی، وہ تو لگائی سو لگائی، آپ نے اس کے ہاتھ میں لگائی، دنیا کو یہ میسج دیا کہ وہ وزیر خارجہ جو امت مسلمہ کو عمران خان کے حکم پہ اکٹھا کر گیا، وزارت خارجہ کی کانفرنس، دنیا وہ طاقتیں میسج دے رہی ہیں کہ جو امت مسلمہ اور پاکستان کے لیے کام کرے گا اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈالی جائے گی۔ آپ کو شرم نہیں آئی شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ یہ کرتے ہوئے؟ اس لیے آئے اس معاملات کو سمیٹیں، اس ملک کو ٹھیک جگہ پہ لے کے جائیں۔ اس لڑائی سے کچھ نہیں ہاتھ آئے گا۔ عمران خان صاحب کو گولیاں مار دی، جیل میں ڈال دیا، 3 دنوں سے جیل میں رکھا ہے، کیا اس کو 1 انچ ہٹا سکے؟ محرم کا مہینہ ہے، عمران خان نے اسی ہفتے جمعے کے دن جب یہ بات کی عمران خان صاحب نے، اس نے کہا کہ میں وقت کے یزید کے سامنے نہیں جھکوں گا، اور انہوں نے یہ بھی کہا، عمران خان صاحب نے مجھے کہا کہ بتاؤ آپ پاکستانیوں کو کہ میں یہ کہتا ہوں کہ غلامی کی زندگی سے آزادی کی موت بہتر ہے۔ تو اس لیے ملک کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو، سب سے پہلے اپنی سوچ کو ٹھیک کرو۔ ملک کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو نا، سوچ کو ٹھیک کرو۔ عمران خان صاحب کو باہر لے کے آؤ، ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس دو، پھر دیکھو یہ قوم کیسے آگے جاتی ہے۔ پیچھے کروڑوں لوگوں کی دعائیں ہوں گی، اور مجھے تو سب سے بڑی فکر ہے وہ یہ ہے کہ میری اس زندگی میں جو اب ہاف صدی کے قریب ہونے والی ہے، میں نے کبھی عوام میں اور پاکستان کے اداروں کے بیچ میں اتنا فاصلہ نہیں دیکھا، اس سے مجھے دکھ ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں یہ فاصلے نہ ہوں، میں چاہتا ہوں عوام اور ادارے یکجان دو غالب ہوں، لیکن اس کے لیے پھر آپ کو صحیح فیصلے کرنے پڑیں گے، اس کے لیے عوام کے مینڈیٹ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑے گا۔ اور آخری نقطہ یہ ہے، کوئی بھی آئے، عوام کی پسند سے کوئی بھی آئے، عمران خان صاحب آئیں، میاں صاحب آئیں، زرداری صاحب آئیں، وہ اس ملک کے خلاف تو کام نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ عوام کی مرضی سے حکومت آنے دیں، بننے دیں، بیٹھنے دیں۔ جو عوام کسی کو اس اقتدار میں لا سکتی ہے وہ ان کو ووٹ آؤٹ بھی کر سکتی ہے، تو پھر آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ آئیں اس ملک کو بچائیں، ان نفرتوں کو مٹائیں، عمران خان صاحب کو باہر لے کے آئیں، اور یہ جو ریزرو سیٹس ہیں، خدا را ہمارا تو کلچر بھی یہ ہے کہ خواتین کے سر پہ، بچیوں کے سر پہ دوپٹہ رکھا جاتا ہے، ان کو زیادہ خیال کیا جاتا ہے۔ آپ اس پہ مقدمہ ہو رہا ہے کہ کیا خواتین کو ان کا حق دیا جائے یا نہیں؟ دیکھیں، نون لیگ کو ان کا حق مل چکا، پیپل پارٹی کو مل چکا، جمعیت کو مل چکا، تمام جماعتوں کو مل چکا، اب حق ہمارا ہے۔ آپ ہمارا حق، ہماری بچیوں بیٹیوں کا، خواتین اور مائنورٹیز کا حق ان کو کیسے دے سکتے ہیں؟ جب انصاف پہ بات نہیں ہوگی تو پھر افراتفری پھیلتی ہے، پھر لوگوں کو موقع ملتا ہے توڑ کا۔ اس وقت اگر آپ
मुल्क को मजबूत करना चाहते हो, ये लाल माली मेरे साथ खड़ा है, ये सिंध से इमरान खान साहब का सिपाही है, ये खड़ा है, ये मुसीबतें बर्दाश्त कर रहा है, ये सिंध में देख रहा है जो उसके साथ हो रहा है। मेरा नुक्ता ये है कि अगर आप चाहते हो इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में आए, अगर आप चाहते हो इस मुल्क में खुशहाली आए, अगर आप चाहते हो यहां लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए तो आप मुझे बताएं, 2/3 अक्सरियत जिस जमात के पास है उसको फॉर्म 47 कवार करके आप क्या पॉलिटिकली आज तक किसी को फारिग किया जा सका? क्या मरहूम जिया साहब पीपल पार्टी खत्म कर सके? क्या भुट्टोइज्म को खत्म कर सके? भुट्टो के नाम को खत्म कर सके? उनको खत्म करने का सेहरा पीपल पार्टी का वो किसी डिक्टेटर के पास नहीं, उनके अपने सदर आसिफ जरदारी के पास है। 5 साल हुकूमत की, अवाम ने देखा कि खोखले नारे फारिग कर दिया। इसलिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए आपको तमाम जमातों को पार्लियामान में बैठा के इन मसाइल का हल निकालें, तभी पाकिस्तान जाएगा, आगे जाएगा, मजबूत होगा। वरना आखिरी नुकता, ये जो भी बजट है, आप सब बैठे और पीछे जो हमारे दोस्त खड़े हैं और जो मुझे सुन रहे हैं, इस बजट में अभी दूसरा जो अभी बिल आने वाला है, क्या बर्दाश्त कर सकते हैं? ये महंगाई बर्दाश्त कर सकते हैं? ये बिजली के बिल बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या ये मुल्क एक ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना मुल्क, क्या ये IMF की डिक्टेशन के लिए बना था? क्या ये IMF की गुलामी के लिए बना था? देखिए इन लोगों को पता है, जो इन वजीर आजम हाउस में बड़ी बड़ी मर्सिडीजों में आके बैठते हैं और टिकटॉकें बनाते हैं, लाहौर की भी बात कर रहा हूं, उनको ये पता है कि चाहे जितनी भी महंगाई कर दो, चाहे कुछ भी कर दो, क्योंकि हम अवाम के वोट से नहीं आए, हमें क्या फर्क पड़ता है? अवाम अगली बार भी वोट ना दे, बस कहीं किसी को खुश कर लो, किसी ड्राइंग रूम में बैठ जाओ, किसी के सामने सर झुका दो, बाहर के आका अंदर के आका के सामने सर झुका दो। ये 25 करोड़ किस खाते में है? ये जिंदाबाद मुर्दाबाद के लिए है। इख्तिदार तो इनकी तरफ से नहीं, कहीं और से आता है। जब ये सोच पैदा हो जाए कि अवाम के वोट से हुकूमतें नहीं बनती, बल्कि किसी की ताकत, किसी के अब्रू के इशारे से बनती हैं, फिर ऐसे ही बजट बनते हैं, फिर ऐसे ही महंगाई आती है, फिर ऐसे ही जुल्म के पहाड़ टूटे जाते हैं। हाँ, अवाम की ताकत से इमरान खान साहब जैसा लीडर अगर आए, या माजी में भुट्टो जैसा आदमी आया था, वो अवाम के मफाद के मंसूबे बनाता है, वो अपने खर्चे कम करता है, वो अपने मिनिस्टरों के खर्चे कम करता है, वो ऐसी पॉलिसी बनाता है कि घर घर लोगों को सहूलत मिले, गरीबों के सर पे हाथ रखा जाए। इसलिए आज ये मुकदमा सिर्फ रिजर्व सीट्स का ही नहीं है, वो तो है ही हमारा हक, आज ये मुकदमा तहरीक इंसाफ के मैंडेट का है। काजी फायद ईसा साहब काबिल एहतराम, आप चीफ जस्टिस हैं, आपसे जितनी भी रिजर्वेशन है, ओहदा ऐसा है जिस पे आप बैठे हैं कि उस ओहदे का एहतराम हम पे लाजिम है। आपके पास 4.5 महीनों से हमारी 184(3) की पिटिशन पड़ी है, जो हामिद खान साहब ने जमा की थी। इमरान खान साहब ने बारहा जेल में ये बात मुझे की कि आप ये बात कीजिए, आप इस पर डिमांड कीजिए कि 184(3) की पिटिशन के तहत इस इलेक्शन का जुडिशल ऑडिट कीजिए। काजी फायद ईसा साहब, आपने ये कहा था, आपने ये फरमाया था कि 8 फरवरी का इलेक्शन पत्थर पे लकीर है, इलेक्शन तो हो गया। क्या सिर्फ इलेक्शन होना काफी है? उसका आजाद शफाफ होना भी जरूरी है। क्या आजाद शफाफ होना आईनी जिम्मेदारी है? अगर है तो फिर आपके हुक्म को मुल्क के इदारों ने उस पर अमल नहीं किया। 190 आर्टिकल के तहत मुल्क के इदारों को आपकी सपोर्ट करनी चाहिए थी, नहीं हुआ। 184(3) की पिटिशन के तहत आप इस इलेक्शन का जुडिशल ऑडिट कीजिए, क्योंकि आपके हुक्म पे, आजाद शफाफ इलेक्शन के हुक्म पे फॉर्म 47 का स्याही उस पर फेर दी गई है। इसलिए दोबारा आखिरी बात, इमरान खान को रिहा कीजिए, हमें हमारा मैंडेट वापस कीजिए, खवातीन को उनका हक दीजिए, माइनॉरिटीज को उनका हक दीजिए, जुल्म मत कीजिए। पाकिस्तान इंसाफ के लिए बना था, इंसाफ पे चलाओगे तो ये मुल्क चलेगा, नहीं चलाओगे तो इसी तरह दर दर हम भीख मांगेंगे। और आज तो हम में कोई भीख भी देने के लिए तैयार नहीं है, ये हमारी हालत है। बहुत शुक्रिया। और अब हम तवक्को करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा। देखें, IMF के दौर, हमारे दौर में IMF से जो कर्जा लिया गया, 72-73 साल में, 75 साल में सिर्फ 3 साल हमारी हुकूमत थी, हमें मजबूरी में जाना पड़ा। लेकिन इनसे सवाल कीजिए जो 75 में से 72 साल हुकूमत में रहे।